या तापमान के प्रति हो या ठंडक के प्रति हो, उसके प्रति जो अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी संरचना को, अपनी चीजों को अनुकूल बनाने का काम करता है, उसी को अनुकूलन कहते हैं। और ये अनुकूलन जो है किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर वो अनुकूलन नहीं कर पाता है तो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे जो डायनासोर्स थे वो आगे चल करके अनुकूलन नहीं कर पाए, वो समाप्त हो गए थे। इसके पहले मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था, कौन से रीजन जिम्मेदार होते हैं किसी भी जीव के समाप्त होने के लिए। तो उसके लिए कई रीजन जिम्मेदार होते हैं, जिसमें एक भारी शरीर या भारी भरकम शरीर भी होता है, साथ ही अनुकूलन भी एक बड़ी जो है उसके पीछे फैक्टर होता है। जो कोई भी इंसान या जीव जंतु अनुकूलन नहीं कर पाए वो समाप्त हो जाता है। जो अनुकूलन होता है ये 3 तरह का होता है। एक तो होता है संरचनात्मक, यह आपका पहला अनुकूलन है। इसका मतलब होता है संरचना में अनुकूलन या संरचना के द्वारा। मैंने आपको बताया था कि जो नेचर है वो इसी तरह से बनाता ही है कि जीव जंतु पेड़ पौधे उसके साथ अनुकूलन कर सके। जैसे अगर बर्फ के क्षेत्र के पेड़ पौधे हैं तो वो शंकुधारी टाइप के होंगे या वो कांटे वाले होंगे। अगर रेगिस्तान के हैं तो वो पौधे भी कांटे युक्त होंगे या उनकी पत्तियां छोटी होंगी, उनके तने जो होंगे वो गूदेदार होंगे, मांसल युक्त होंगे। इसके अलावा जो जीव होते हैं अगर वो 0 डिग्री के आसपास के हैं तो उनके शरीर के जो पार्ट्स होते हैं, कान, मूंछ, अन्य अंग वो बड़े साइज के होते हैं, ताकि उनके शरीर का जो गर्मी है वो बाहर निकलता है, आयतन ज्यादा होगा तो सब जगह से गर्मी बाहर निकलेगा। ध्रुवीय क्षेत्र के जो भालू होंगे या जो जीव होंगे उनकी कान, उनकी जो पूंछें होती है वो छोटी होती है। शरीर भी छोटा होगा लेकिन फैटी होता है, उसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है जो गर्मी को मेंटेन करता है। साथ ही कलर वगैरह भी आप देखेंगे, कलर भी अनुकूलन करने में मदद करता है। जो लाइट कलर होता है वो आपकी गर्मी से बचाता है, जो डार्क कलर होता है वो आपको ठंड से बचाता है। तो अनुकूलन में आप जो संरचनात्मक अनुकूलन है ये आपकी जो शारीरिक संरचना होती है उसके आधार पे। जैसे अगर आप ऊंची पहाड़ियों में रहने वाले हैं तो नाक क्या होती है, चपटी होती है, जो कि ऑक्सीजन की मात्रा जैसे जैसे ऊपर जाते घटती जाती है। तो ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत होती है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उनकी नाकें थोड़ी बड़ी और चपटी होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। तो उसी हिसाब से नेचर बना देता है। जो शारीरिक संरचना होती है वो उस स्थिति में अनुकूलन करने के लिए अपनी स्ट्रक्चर को या तो बदल देती है या नेचर उन्हें ऐसे बनाता ही है, चाहे वो जीव जंतु हो या वो वनस्पतियां हो। इसको कहते हैं संरचनात्मक अनुकूलन। ठीक है। दूसरा है आपका व्यवहारात्मक अनुकूलन, इसे सुरक्षात्मक अनुकूलन भी कहते हैं। जैसे आप जब छोटे रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती, जब आप बड़े होते हैं तो आप अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते हैं, आप पेन चलाना सीखते हैं, आप में भाषा का विकास होता है। ये सब कैसे आपका हो जाएगा, किस तरह का अनुकूलन, व्यवहारात्मक अनुकूलन हो जाता है। प्रवास करने वाला भी अनुकूलन आपके व्यवहार में ही आएगा कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होता तो आप ठंडक के क्षेत्र में चले जाएंगे, या बहुत ज्यादा ठंड नहीं आपसे बर्दाश्त होता तो आप गर्म प्रदेशों की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह के जो होंगे वो व्यवहारात्मक होंगे। जैसे आप देखेंगे कि जो रेगिस्तानी बेल्ट होता है वो दिन में बहुत ज्यादा गर्म होता है और वहाँ के जो सांप या जो जीव जंतु होते हैं वो ज्यादातर रात को अपना भोजन की तलाश में निकलते हैं। तो ये क्या है, व्यवहारात्मक अनुकूलन है। जो कि दिन की गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होती तो वो अपना जो भी कार्य होता है वो रात में करते हैं। जो वहाँ के बिच्छू होते हैं, सर्प होते हैं या अन्य जीव होते हैं रेगिस्तानों के, वो अपने भोजन को रात में करते हैं, दिन में वो अपने जो घर होते हैं, बांध होती है उसी के अंदर रहते हैं। तो एक तो इनकी सुरक्षा के लिए है क्योंकि इतनी गर्मी उनके लिए हानिकारक है, और दूसरा उनका व्यवहार भी ऐसा है कि वो रात में ही जो है निकलते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और वहाँ की गर्मी से बचने के लिए। जैसे हमारे यहाँ के जो पक्षी होते हैं चमगादड़, आप देखेंगे रात में अपना भोजन करने निकलते हैं। क्यों, दिन में क्यों नहीं निकलते? क्या उन्हें दिन में दिखाई नहीं देता? क्या रात में उन्हें दिखाई देता है? इसलिए क्या रीजन है, वो रात में ही अपना भोजन करते हैं। वो दिन में आप देखेंगे कि तो पेड़ की टहनियों में लटके रहते हैं, वो भोजन के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन रात में वो भोजन के लिए भ्रमण करते हैं। रात भर भोजन करेंगे, दिन भर वो कहीं नहीं निकलते। क्यों ऐसा है? क्या उन्हें दिन में दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई देता है? या उन्हें दिन में भूख नहीं लगती, उन्हें रात में भूख लगती है? क्या रेडिएशन निकलता है, अनुसरण कहते हैं।
वापस आए तो समझ जाते कि सामने अवरोध है और वो अपनी दिशा बदल देते हैं। दिन में इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है, इतनी सारे मतलब जो है साउंड होता है कि वो अपने रेडिएशन को रीड नहीं कर पाते हैं। रात में शांति रहती है तो जो रेडिएशन निकालते हैं उसे वो रीड कर पाते हैं कि हाँ वो वापस आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आगे चलना है, अगर वो किसी चीज़ से टकरा के बैक होना है तो हमें मुड़ जाना है। तो रात में उन्हें प्रॉब्लम नहीं होता है रीड करने में, इसलिए वो रात में करते हैं। दिन में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, इसलिए वो दिन में भोजन नहीं करते। तो ये क्या है, ये व्यवहारात्मक है, ठीक है। व्यवहार में उनको क्यों ऐसा करते हैं, तो सुरक्षात्मक भी आप इसे कह सकते हैं। दिन में निकलेंगे तो टकरा के किसी न किसी चीज़ से मर जाएंगे क्योंकि वो रेडिएशन को रीड नहीं कर पाएंगे। तो इसे जो है व्यवहारात्मक भी कह सकते हैं और सुरक्षात्मक भी कह सकते हैं, दोनों एक माने जाएंगे, ठीक है। आपका एक जीव है जिसे उल्लू कहते हैं, आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, वो दिन में उसे कम क्यों दिखाई देता है, दिन में उसे कम क्यों दिखाई देता है? आपने सुना होगा ना, उल्लू को दिन में बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए वो किसी भी चीज़ को बहुत देर तक जब देखता है तब जाके उसे दिखाई देता है। इसलिए वो जब देखता है तो लगता है कि घूम रहा है, जबकि वो घूमता नहीं, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। वो कान के लिए कुछ देर तक देखेगा तब वो देख, जैसे कोई चीज़ धुंधला दिखता है तो आप क्या थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं कि हमें साफ दिखे वो क्या है, और अगर दिख जाता है तो आप दूसरी तरफ कर लेते हो। तो वो दिन में इसको कम दिखाई देता है, ऐसा क्यों, रीजन बताएं। एक प्रोटीन होता है रोडोप्सिन प्रोटीन, जिसका हमारी आंखों में भी स्राव होता है। ये अगर अंधेरे जगह पे जाएंगे तो आपकी कुछ देर आपको अंधेरे में दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको अंधेरे में थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है, क्योंकि आपकी आंखों में रोडोप्सिन नामक प्रोटीन का स्राव होने लगता है। और ये स्राव अगर अंधेरा बहुत है तो ज़्यादा निकलता है, अगर अंधेरा कम है तो थोड़ा निकलता है, फिर आप वहाँ देखने लगते हैं। लेकिन अगर वहाँ से फिर उजाले में आते हैं तो फिर आपको उजाले में देखने में दिक्कत होती है, आंखों में चुभन होती है, क्योंकि रोडोप्सिन जो है वो उजाले में देखने में दिक्कत महसूस करता है, यानी कि वो उजाले में देखने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रोडोप्सिन सिर्फ अंधेरे में देखने के लिए उपयोगी है, और जो उल्लू होते हैं उनकी आंखों में रोडोप्सिन बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में मिलता है, इसी वजह से वो दिन में नहीं देख पाते, उनको दिन में देखने में प्रॉब्लम होती है, धुंधला दिखाई देता है। और रोडोप्सिन ज़्यादा होने की वजह से उन्हें रात में बहुत साफ दिखाई देता है, इसीलिए वो भी ज़्यादातर अपना भोजन वगैरह जो है वो रात में ही करते हैं। तो ये रोडोप्सिन प्रोटीन आपकी आंखों में भी स्रावित होता है, लेकिन ऐसे उजाले में है तो नहीं होगा। अभी यहाँ पे अंधेरा हो जाए, बहुत घना अंधेरा, तो थोड़ी देर आप लोगों के चेहरे या हाव भाव मुझे नजर नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे आंखों में वो रोडोप्सिन का स्राव होगा तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा, और अचानक से जब लाइट आएगी तो आंखों में चुभन होगा, क्योंकि वो रोडोप्सिन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, वो तुरंत नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है समाप्त होने में, इसलिए हमें थोड़ी देर बाद वो जो आंखों में चुभन होती है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। एक नेचुरल प्रोसेस है, धीरे धीरे स्रावित होता है और धीरे धीरे ये समाप्त भी हो जाता है। लेकिन यही चीज़ उल्लुओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसी वजह से उन्हें दिन में देखने में प्रॉब्लम होती है, और किसी चीज़ को देखते हैं तो देर तक बस देखते ही रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो घूर रहे हैं, लेकिन वो उसको पहचानने का प्रयास करते हैं ये है क्या वस्तु, ठीक है। आगे हाँ, तो हम बात कर रहे थे व्यवहारात्मक, संरचनात्मक समझ में आ गया। ये स्ट्रक्चरल होगा, बॉडी में जो परिवर्तन होते हैं, चाहे वो जंतुओं के हो या वनस्पतियों के हो, वो आपके आ जाएंगे संरचनात्मक। व्यवहारात्मक जो ये भोजन का प्रोसेस है, जो अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रोसेस है, जो हमारे नेचर में, जो हमारे हाव भाव में, जो हमारे तौर तरीकों में परिवर्तन लाए, वो व्यवहारात्मक। जैसे आप बचपन में पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन बाद में आप बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो जाता है, आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस सब कुछ आ जाता है, या संस्कृत या अन्य भाषाएं। आपको तुरंत पेन चलाने या कोई भी हथियार चलाने नहीं आता, लेकिन आगे चल के आप जैसा भी चाहे बंदूक, तलवार या जो भी चलाना चाहे वो सब सीख लेते हैं। तो ये सब आपके व्यवहार में परिवर्तन ही है, तो ये व्यवहारात्मक हो जाएगा। और तीसरा जो है आपका शारीरिक अनुकूलन। शारीरिक अनुकूलन जो है ये बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद नजर आता है, और ये बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे एक कंगारू चूहा नाम सुना होगा आपने, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के जो रेगिस्तान है वहाँ पे पाए जाते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो अपने जीवन में कभी पानी नहीं पीते, या कहें कि ये पानी बिना पिए ही जो है अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं। ये जो चूँकि वाटर तो इन ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये जो मतलब वॉशरूम करते हैं, जो मूत्र त्यागते हैं, वो भी ठोस में त्यागते हैं। तो ये क्या है, ये शारीरिक उनका अपना अनुकूलन है, या कहिए इसको कह सकते हैं हाँ शारीरिक अनुकूलन ही कहेंगे। दूसरा जो मच्छर है वो हमेशा ब्लड ही पीते रहते हैं, लेकिन उनका जो ब्लड है वो जमता नहीं है, उनमें ऐसा पदार्थ पाया जाता है कि वो ब्लड को थक्के में मतलब थक्का युक्त नहीं होने देता, या वो जमता नहीं है, वो हमेशा लिक्विड में रहता है। इसको कहते हैं शारीरिक अनुकूलन।
है वो अपने वसाओं में जब फैट को संचित कर लेता है या पानी को उसमें अब्जॉर्ब कर लेता है और उसी के थ्रू कई दिनों तक या 15 दिन महीनों वो चलता रहता है। ये क्या है? शारीरिक अनुकूलन है। ये इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है, रेयर कंडीशन में, लेकिन जो भी होती है बहुत दुर्लभ होती है। इसे कहते हैं शारीरिक। एक हो गया संरचनात्मक, दूसरा हो गया व्यवहारिक और तीसरा हो गया शारीरिक। ठीक है, तो ये 3 तरह के आपके अनुकूलन होते हैं। आपके जो पौधे हैं ये भी अनुकूलन करते हैं, जैसे जीव जंतु करते हैं ऐसे पौधे भी करते हैं। जैसे प्रकाश के साथ अनुकूलन, जो पौधे हैं वो प्रकाश के जब संपर्क में रहते हैं तो उनमें तेजी से वर्क होता है, वो तेजी से प्रकाश संश्लेषण करेंगे, भोजन बनाएंगे, अन्य जो उनकी क्रियाएं हैं वो तीव्र होंगी और वो प्रकाश में रहने के योग्य अपने आप को स्टैब्लिश कर लेंगे, यानी उन्हें प्रकाश से प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो छाए में रहते हैं और वो अपने आप को छाए के अनुकूल बना लेते हैं, वो छाए में बहुत आसानी से जी जाते हैं, लेकिन उनमें बढ़ने की जो प्रवृत्ति होगी स्लो होगी, भोजन बनाने की जो प्रवृत्ति होगी वो स्लो होगी, लेकिन वो अपने आप को छाए के अनुकूल भी बना लेते हैं या बिना प्रकाश के भी वो जीवित रह सकते हैं। जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो आप घरों में सजा दीजिए, सूखते नहीं है, यानी कि वो क्या है, वो छाया के अनुकूल अपने आप को कर लेते हैं, लेकिन उनका ग्रोइंग, उनका जो चीजें होगा वो थोड़ा सा कम होगा अपेक्षाकृत जो प्रकाश में होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो पौधे हैं ये भी करते हैं। साथ ही जलाभाव, जलाभाव मतलब जल के अभाव में, तथा ताप के प्रति अनुकूलन, जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, ताप के प्रति और जल के अभाव में भी अनुकूलन कर लेते हैं। जैसे जो रेगिस्तानी पौधे हैं वो क्या करेंगे, वो अपने आप को रेगिस्तान में रहने के अनुकूल बना लेते हैं, अपनी जड़ों को बहुत बड़ा कर लेंगे, जमीन के नीचे तक जाएंगे पानी की तलाश में, अपनी पत्तियों को कांटों में रूपांतरित कर लेंगे, अपने तने को वो मांसल युक्त या गूदेदार बना लेंगे। जैसे आप कैक्टस या ऐसे पौधे देखते हैं वो क्या बहुत मोटे होते हैं ना, उनकी तने होते हैं वो जो मोटे मोटे होते हैं और जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो चुकी होती है। तो अगर आप उनको सोचे कि किसी और जगह उगाना तो वहाँ पे वो अपने आप को नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कम वाटर में रहने के प्रति अनुकूलित कर लिया है। तो जल के अभाव में भी पौधे जी सकते हैं, वो अपने आप को वहाँ के हिसाब से अनुकूलित कर लेते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि जल में ही अपने आप को रखते हैं या वो जल में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, वो 24 घंटे या जीवन पर्यंत जल में ही रहते हैं, लेकिन उन्हें उससे कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि वो अपने आप को उसी हिसाब से अनुकूलित कर लेते हैं। कुछ पौधे होते हैं जो जल की सतह पर होते हैं और कुछ पौधे होते हैं जो जल के अंदर भी उनका पूरा जीवन काल समाप्त हो जाता है, लेकिन वो उसके अंदर भी अपने आप को रहने के अनुकूल कर लेते हैं। इसे कहते हैं अनुकूलन। और जो आपका जलीय पर्यावरण में अनुकूलन होता है पौधों का, ये आपका होता है लगभग 3 तरह का। एक तो वो पौधे हैं जो तैरने वाले हैं और दूसरे हैं जो पूर्णतः डूबे रहते हैं। एक पौधे वो जो तैरने वाले होते हैं, तो जो तैरने वाले पौधे होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। एक तो जो जड़ युक्त तैरने वाले होते हैं, यानी कि जड़ युक्त तैरने वाले पौधे, और दूसरे जो बिना जड़ के होते हैं, बिना जड़ के तैरने वाले होते हैं, तैरने वाले, यानी कि जो आपके पौधे हैं जल में, तो एक तो आपकी सतह पर होंगे यानी कि वो तैरेंगे दोनों, एक वो होंगी जो स्वतंत्र रूप से तैरेंगे, यानी कि उनकी जो जड़ें हैं वो नीचे जमीन में या मिट्टी से नहीं लगी होंगी, वो वाटर पे ही तैरते रहते हैं और वहीं से अपनी सारी चीज़ों का जल से और सूर्य से जो भी उनको मिलता है उसी से अपना भोजन अपनी चीज़ें कर लेते हैं। दूसरे जो पौधे हैं वो जल की सतह पर तैरते तो रहेंगे, लेकिन उनकी जड़ें जो होंगी वो जमीन में होंगी। जैसे आपने कमल देखा होगा, कमल की जड़ें नीचे जमीन में रहती है, लेकिन उनकी फूल और पत्तियां आपको पानी के ऊपर दिखाई देते हैं। ये भी आपके क्या हो गए, तैरने वाले ही हैं, लेकिन इनकी जड़ें जमीन में हैं। और कुछ ऐसे होंगे जैसे सिंगाड़ा, आपने देखा होगा ना, ऊपर ही फैला रहता है, उसकी जड़ें जमीन में नहीं होती हैं। तो ये तैरने वाले पौधे भी 2 तरह के होंगे जल में, एक तो बिना जड़ के होंगे, जड़विहीन होंगे, और एक होंगे आपके जो जड़ युक्त होंगे, मतलब जड़ दोनों में होगा, एक मिट्टियों में होगा और एक बिना मिट्टियों के होगा, स्वतंत्र रूप से वो ऊपर ही तैरता रहता है। और दूसरा है आपका पूर्णतः डूबे हुए जल या जल निमग्न पौधे, वो पूरी तरह से जल में डूबे रहेंगे, वो भी 2 तरह के होते हैं। एक जिनकी जड़ जो है मिट्टी में धसी होगी और वो जल के अंदर ही रहेंगे, और दूसरी वो पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में नहीं धसी रहेंगी लेकिन तब भी वो पानी के अंदर ही तैरते रहते, वो सतह पर नहीं आते हैं। तो ये आपके हो गए दूसरे तरह के, यानी कि ये भी अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग अनुकूलित कर लेते हैं, वो कभी सतह पर नहीं आते, लेकिन एक जड़ के साथ अंदर रहेंगे और दूसरा बिना जो है मिट्टी में अपनी जड़ को लगाए ही तैरते रहेंगे। और तीसरा जो है आपका उभयचर। उभयचर
उभयचर मीन जानते हैं, हाँ, जो कि अगर ऐसे कहें तो स्थल और जल दोनों में रह जाए, लेकिन अगर जल में ही उभयचर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि वो जल से ऊपर भी उठ सकता है, बाहर भी जीवित रह सकता है, और जल में भी अगर है तो भी जीवित रह सकता है। वो दो उसके अंदर दोनों गुण पाए जाएंगे, जल के अंदर का भी और जल के बाहर का भी पाया जाएगा। ऐसे पौधे भी होते हैं, इनको कहा जाता है उभयचर। और इसका जो आप देखेंगे उदाहरण है वो है टाइफा। एक टाइफा पौधा है जो उभयचर है, वो पानी के अंदर भी रह सकता है, पानी के ऊपर भी वो जीवित रह सकता है, टाइफा। इसके अलावा आप देखेंगे लवण युक्त पर्यावरण में अनुकूलन, जैसे आपके मैंग्रोव, वो लवण युक्त जो वाटर होता है उसमें जी सकते हैं आसानी से, जबकि अन्य पौधों को अगर उनमें मिट्टी, उनकी जो मिट्टी है उसमें नमक मिला दिया जाए तो मर जाएंगे, वो नहीं जी सकते उनके साथ, क्योंकि वो उनके साथ अनुकूलित नहीं कर सकते हैं। तो लवण युक्त जो वाटर में अनुकूलित कर ले वो पौधे क्या हो जाएंगे, लवण युक्त पौधे हो जाएंगे। तो जैसे इसमें आप मैंग्रोव वनों का सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं, ये लवणीय वाटर में ही होते हैं और वहाँ पर अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ सकती हैं। और इसके अलावा है आपका जो है प्रवास है, ये जो प्रवास है ये भी क्या है, अनुकूलन का ही एक उदाहरण है। जैसे कोई पक्षी है और वो बहुत ज़्यादा एक सीमा से ज़्यादा ठंडक नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो ठंडक के मौसम में वहाँ से गर्म क्षेत्रों की तरफ प्रवास कर जाएगा। और जो गर्म क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते, अगर एक सीमा से ज़्यादा गर्मी होता है तो ठंडे क्षेत्रों में वो प्रवास कर जाते हैं। ये भी क्या है, अनुकूलन का एक उदाहरण है कि वो अपने आप को, अपने शरीर को अनुकूलित करने का प्रयास करते हैं कि मतलब हम यहाँ के इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते तो इसके हिसाब से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये भी क्या, प्रवास भी आपका एक अनुकूलन का ही उदाहरण है। इसके अलावा एक आप सुनते होंगे शीत निष्क्रिय और ग्रीष्म निष्क्रिय जो होते हैं जीव। शीत निष्क्रिय और ग्रीष्म निष्क्रिय क्या होते हैं ये, शीत निष्क्रिय किसे कहेंगे और ग्रीष्म निष्क्रिय किसे कहेंगे, बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते ही हैं। जो ठंडियों में निष्क्रिय रहेंगे वो शीत निष्क्रिय है, और जो गर्मी में निष्क्रिय रहेंगे वो ग्रीष्म निष्क्रिय। जो शीत निष्क्रिय होंगे ये आपके क्या होंगे, ये ठंडक के मौसम में निष्क्रिय रहेंगे, या उनका जो शारीरिक संरचना है वो ठंडक में सुसुप्त हो जाता है, जिसमें आपके चमगादड़ है, कंगारू है और चमगादड़, याद रखिएगा ये सारे जो भी हैं आपके ये याद रखेंगे आप। कंगारू, चमगादड़ है, कंगारू है। इसके अलावा रोडेंट भालू, रोडेंट भालू, और जो ग्रीष्म निष्क्रिय होंगे वो गर्मी के मौसम में निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि उनमें जो उपापचय की क्रिया होती है, उनकी जो शारीरिक क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है, उतना तेजी से वर्क नहीं करता है। और इस तरह के जो होंगे जो ग्रीष्म निष्क्रिय वो कौन से होंगे, तो मरुस्थलीय जो आपके कछुए हैं, मरुस्थलीय कछुए, खास करके उत्तरी अमेरिका का जो आपका है नॉर्थ अमेरिका के जो मरुस्थल के कछुए। और इसके अलावा है आपका इम्पोर्टेंट है ये मगरमच्छ है, सैलामांडर है, मगरमच्छ है, सैलामांडर है, मगरमच्छ सैलामांडर। अभी मैं यहीं से क्वेश्चन करूंगी, इसलिए इसको आपको पता होना चाहिए। सैलामांडर है। इसके अलावा आपके हैं कुछ उभयचर भी हैं, जैसे गिरगिट है, घोंगे हैं, केचुआ है, गिरगिट, घोंगे, कछुआ, ये सारे आपके जो जीव हैं ये क्या है, ये ग्रीष्म ऋतु में निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि इन्हें गर्मी से प्रॉब्लम है, ये गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो गिरगिट है, जो आपके घरों में आप देखेंगे ना अक्सर घोंगे जो ऐसे स्थल पे घूमते रहते हैं, बारिश के मौसम में
आसपास आपको दिखेंगे, लेकिन ये ठंड जो है गर्मी के मौसम में नहीं दिखते हैं। कछुए भी आप देखेंगे बारिश के मौसम में दिखते हैं, लेकिन गर्मी में कछुए नहीं दिखाई देंगे आपको। मगरमच्छ और जो सैलामेंडर है, जो कछुआ है, ये सारे क्या है गर्मी में नहीं, ये सब बारिश में, और ये सब का अक्सर आप देखेंगे वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो इन्हें गर्मी से प्रॉब्लम होता है, ये गर्मी में निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये आपके ग्रीष्म में निष्क्रिय है। ये तो आपके शीत और ग्रीष्म हो गए। एक होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड और एक होते हैं आपके वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड किसे कहेंगे और वार्म ब्लडेड किसे कहेंगे, इसमें क्या अंतर होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड नहीं, ये इसका डिफिनेशन नहीं है। जो आपके कोल्ड ब्लडेड है इन्हें विषम तापी भी कहा जाता है, और जो आपके वार्म ब्लडेड होते हैं इन्हें समतापी कहा जाता है। ठीक है, एक है आपका विषम तापी और एक है आपका समतापी। तो आप यानी कि मनुष्य किस में आते हैं? समतापी। इसी को क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड कहते हैं, और विषम तापी को कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन आप हमें बताएं कि विषम तापी का क्या तात्पर्य है और समतापी का क्या तात्पर्य है, क्या है? इनको सम और विषम क्यों कहा गया है? तापमान के अनुसार जैसे ढल सकते हैं, मतलब रह सकते हैं, हाँ, छिपकली हुई या वो सब ये सब नहीं रह सकते थे। ठंडी होता तो ये तो ये नहीं रह सकते। हाँ, वो जीव जंतु जो मौसम बदलने के साथ या टेम्परेचर बदलने के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। अगर एनवायरनमेंट ठंडा होगा तो उनका ब्लड ठंडा हो जाएगा, अगर एनवायरनमेंट में का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका ब्लड भी, उनके ब्लड का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि जो लगभग 37 डिग्री जो सेल्सियस आपका टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर शरीर का बढ़ाते हैं या बढ़ता है तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो निष्क्रिय होने लगते हैं। आप ही लोगों का टेम्परेचर अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए, कभी फीवर वगैरह हो जाए, तो आप लोग देखो निष्क्रिय हो जाते हो, बेड पे पड़ जाते हो, क्योंकि आपके शरीर का जो हार्मोन्स है फिर वो निष्क्रिय होने लगता है। हार्मोन्स से आपकी बॉडी चलती है, आपकी बॉडी की प्रत्येक क्रिया हार्मोन्स के द्वारा ही संचालित होता है। अगर हार्मोन्स का स्राव ना हो तो आपके शरीर में कोई क्रिया ही नहीं होगा। सारे क्रिया के लिए कोई ना कोई हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। और अगर 37 डिग्री प्लस आपका टेम्परेचर होगा तो आपका हार्मोन्स निष्क्रिय होने लगता है, आपको फीवर हो जाता है और आप बेड पे पड़ जाते हैं। लेकिन जो जीव हैं वो जीव जो अपने शरीर की टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, जैसा इन्वायरमेंट का होता है टेम्परेचर उसी के अकॉर्डिंग वो अपने टेम्परेचर को जो है उनका टेम्परेचर भी घटता और बढ़ता रहता है, उसे कहते हैं विषम तापी। यानी कि वो ठंडक में उनका ब्लड ठंडा हो जाएगा और गर्मी में गर्म हो जाएगा। लेकिन समतापी कौन है? जो हर एक मौसम में अपने तापमान को सामान्य बनाए रखे। जैसे आपका ठंडक में भी 37 डिग्री टेम्परेचर ही रहेगा बॉडी का, और गर्मी में भी 37 ही रहेगा। हाँ, उससे ज़्यादा घट और बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी है वो बहुत सेंसिटिव है। तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए नेचर क्या करता है? अगर आपको गर्मी के मौसम में गर्मी लगता है ना, तो आपके शरीर से पसीना निकलने लगता है, आपका बॉडी जो है ना वाष्पोत्सर्जन करने लगता है। शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए शरीर अपने अंदर से वाटर को बाहर निकालने लगता है कि जो टेम्परेचर है बॉडी का वो इससे ज़्यादा बढ़ ना जाए। उसमें आपका कोई रोल नहीं होता, वो स्वतः होने लगता है ना। आपको जैसे बैठे हैं और गर्मी लगी तो पसीना टपकने लगता है। इसका मतलब क्या है? जो बॉडी है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है, जो कि गर्मी इन्वायरमेंट का बढ़ गया है। और बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री, उससे ज़्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। बॉडी को ये पता है, तो क्या करेगा? तुरंत आपके शरीर से पसीने का स्राव करने लगेगा, वाष्पोत्सर्जन करने लगेगा, और वाष्पोत्सर्जन करने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? मेंटेन हो जाता है। दूसरा, ठंडक के मौसम में जब आपको ठंडी लगती है तो आप क्या करते हैं? कपना शुरू कर देते हैं, कपने लगते हैं ना, हाथ पैर हिलने लगते हैं। वो भी कौन? बॉडी ही करता है ना। आप जबरदस्ती तो करते हैं, अपने आप दांत वात लड़ने लगेंगे और हाथ पैर कंपन से हो जाएगा, वो आप तो खुद से करते नहीं है। तो वो क्या है? वो उस समय शरीर के अंदर गर्मी लाने के लिए, जो हमारी बॉडी है अपने अंदर गर्मी लाने के लिए कि हमारा टेम्परेचर 37 से कम ना हो जाए या बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, तो बॉडी अपने आप को मतलब जो मूवमेंट करना शुरू कर देती है। कपने से क्या होता है? वाइब्रेशन होने लगता है शरीर में, और वाइब्रेशन होने से जो हमारे अंदर का जो गर्मी है वो मेंटेन होता है। इसीलिए क्या करते? कपने लगते हैं।
इंसान के अंदर तो ये है, लेकिन जो जानवर हैं वो अपनी गर्मी को जैसे जितने भी स्तनधारी जानवर होते हैं वो सारे क्या है, वो समतापी हैं। वो क्या करेंगे, वो हाँफने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे ना, जो भैंस हैं, जो डॉगीज हैं, उनको जब गर्मी लगती है तो बहुत तेजी से वो क्या करते हैं, हाँफने लगते हैं। इसका मतलब कि अपने अंदर की गर्मी को बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया और बॉडी का टेम्परेचर एक नियत से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, वरना हार्मोन्स काम नहीं करेंगे। तो वो क्या करते हैं, हाँफना शुरू कर देते हैं, अपने अंदर की गर्मी को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। ये एक प्रोसेस है जो अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। हम अपने ठंडक में अपनी गर्मी जो शरीर की है वो बाहर ना निकल जाए, यानी कि हमेशा तो कपते रहेंगे नहीं कि हमेशा कपते रहें बॉडी को गर्म रखने के लिए, तो हम क्या करते हैं, ऊनी कपड़े पहन लेते हैं। ऐसे कपड़े पहन लेते हैं कि जो हमारे शरीर की गर्मी को अंदर ही जो है कैद करके रखता है। जैसे अगर आप मोटा सा एक कपड़ा पहन ले तो उतनी गर्मी को कंट्रोल नहीं करेगा। अगर आप पतले पतले दो कपड़े पहन ले तो शरीर को आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगा, क्योंकि उन दो कपड़ों के बीच में वायु भर जाता है जो कि आपके तापमान को बाहर नहीं निकलने देता है। तो क्या करता है, आपके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हम ठंडक में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, अपने शरीर की गर्मी को बाहर ना जाने देने के लिए, अपने शरीर की गर्मी को मेंटेन रखने के लिए। हम ये नहीं कि बाहर की ठंडी अंदर ना आए, बल्कि अंदर की गर्मी बाहर न चली जाए, इसके लिए हम जो है क्या करते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। अभी वही बात हो जाती है कि ठंडक से बचने के लिए कर रहे हैं, नहीं, हम अपनी बॉडी की टेम्परेचर जो हमारा 37 डिग्री है उसको मेंटेन करने के लिए पहन रहे हैं। ठीक है, ये होता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि ठंडी बहुत है, स्वेटर पहन लेते हैं लेकिन ये हम क्या करना चाहिए कि अपनी बॉडी को हम बॉडी की गर्मी को नहीं निकलने देना, इसलिए हम ऊनी या मोटे कपड़े पहन रहे हैं। ठीक है, गर्मी में हम क्या करते हैं, बॉडी का जो गर्मी है वो बाहर निकले से हम ढीले कपड़े पहनते हैं। और दूसरा क्या पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं कि जो सूर्य की गर्मी आ रही है वो भी रिफ्लेक्ट हो जाए, वो हमारे शरीर में ना जाए। तो हम क्या करते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से जैसे आप देखेंगे जो जीव जंतु हैं जो जंगल में रहते हैं, जो शेर होता है उसके शरीर पे ऐसे सब डिजाइन बने होते हैं ना, चितकबरे टाइप के। वो नेचर क्यों बनाता है, ताकि वो जंगल में अपना शिकार करने के लिए अनुकूल हो। अगर झाड़ियों में छिप जाए तो पता ना चले कि वहाँ पे शेर छिपा है, या कहीं ऐसी जगह वो छिपना चाहे तो उस डिजाइन की वजह से छिप जाए। जैसे जो गिरगिट है वो अपना कलर क्यों बदल देते हैं, शिकार करने के लिए बदल देते हैं, वो किसी को डराने के लिए नहीं बदलते हैं। वो क्या करते हैं, वो अगर हरी पत्तियां हैं तो अपने आप को हरा कर लेंगे, ताकि जो जिसको खाना है वो जान ना पाए कि पत्ती है कि गिरगिट है। अगर रेड है तो अपने आप को रेड कर लेंगे। वो डर बस भी नहीं करते और वो डराने के लिए भी नहीं करते, वो बस शिकार करने के लिए अपने कलर को चेंज कर देते हैं। तो ये सब क्या है, ये अनुकूलन है जो कि नेचर सबके अंदर, या जो जीव जंतु है, जो इंसान है, सबको देखा है। अब इंसान को भी नेचुरली प्रोसेस है अपनी ठंडी गर्मी कंट्रोल करने का, लेकिन उससे ज़्यादा जब बढ़ जाता है तब इंसान क्या करता है, एसी में चला जाता है या पंखा चला देता है, या वो जा करके बार बार स्नान करता है ताकि जो गर्मी है वो मेंटेन रहे। और ठंडक में भी वही करता है। लेकिन इंसान के अंदर क्षमता है बर्दाश्त करने की, क्योंकि हम लोग अब दिन प्रतिदिन नाजुक होते जा रहे हैं, तो हमें आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है। जबकि जो हमारे आदिवासी हुआ करते थे, जो हिम युग में थे, वो लोग बिना किसी कपड़े के भी जीवित रह जाते थे, लेकिन वो लोग कच्चा मांस खाते थे, ऐसी चीज़ों का सेवन करते थे जिससे उनको ताकत मिलती थी और वो पावरफुल होते थे। हम लोग क्या है कि बहुत नाजुक है, बस जीने भर खाते हैं, तो इतनी पावर नहीं रहती कि हम किसी भी परिस्थिति को झेल लें। तो ये अंतर हो गया है हमें और लोगों में। तो आई होप अनुकूलन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये अनुकूलन हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि हम अनुकूलन कर रहे हैं। जैसे ठंडी आ गई, सब लोग अनुकूलन करना शुरू कर दिए, लेकिन ये चीज़ कोई ध्यान नहीं देता। गर्मी आएगी तो हमारे भी जो सारी चीज़ें हैं वो बदल जाएगी, हम फिर गर्मी के अकॉर्डिंग अनुकूलन करेंगे। बरसात आएगा तो रेनकोट पहनेंगे, छाता ले लेंगे, उसके हिसाब से अनुकूलन करेंगे। तो ये आपका अनुकूलन है। तो बात हो रही थी विषमतापी और समतापी की। तो वे जीव जंतु जो अपने आप को बाहर के वातावरण के हिसाब से अपने तापमान को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो विषमतापी हो जाएंगे, या उनको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड। जिसमें आपने देखा है कि जो कोल्ड ब्लडेड है वो कौन है, चमगादड़ है, कंगारू है और रोडेंट भालू है। ये सब क्या है, आपके शीत निष्क्रिय है। इसके अलावा और भी है, या आपके यहाँ आप देखेंगे ठंडक के मौसम में छिपकली नहीं दिखाई देते हैं, या आप देखेंगे कि मच्छर, हालांकि कोल्ड ब्लडेड नहीं होते, लेकिन तब भी इनके अंदर उतनी क्षमता नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंडी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं। सबसे ज़्यादा कब आते हैं ये, बारिश के मौसम में, जब ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, उसी समय मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसे ज़्यादा ठंडी होती है ये छिप जाते हैं, और या बहुत ज़्यादा जब गर्मी होगा तब भी ये छिप जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इनके अंदर भी इसका इफेक्ट है, इनका जो ब्लड है ये कोल्ड ब्लडेड है, इसी वजह से ये नहीं उतना ज़्यादा इसका मतलब सक्रिय रहते हैं ठंडक और गर्मी में। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास मिलेंगे। छिपकलियाँ आप देखेंगे ठंडक के मौसम में ये कम दिखाई देती है, लेकिन
बिल या मांद जो कहते हैं उसमें रहते हैं। और जब ठंडक एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाता है और जमीन के अंदर भी ठंडक बहुत अंदर तक प्रवेश कर जाता है तो क्या होते हैं वो सांप जो है वो भी मरने लगते हैं, क्योंकि उनके शरीर में इतना ज़्यादा क्षमता नहीं होती कि वो सीमा से ज़्यादा ठंडक को बर्दाश्त कर सके। बहुत सारे जीव ऐसे हैं ठंडक के क्षेत्र में जब वो निष्क्रिय हो जाते हैं, उनके एंजाइम्स काम नहीं करते तो वो निद्रा में चले जाते हैं, शीत निद्रा में, और वो सोते रहते हैं और वो उन्हें ठंडक भर में वो क्या होते हैं दुबले पतले हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खा करके अपने शरीर को फैटी बनाते हैं कि जब ठंडक का मौसम आएगा तो उस समय हमारे जो शरीर है वो काम नहीं करेगा, तो उस समय हमें जीना है तो गर्मी के मौसम में खूब खाएंगे, खा करके बिल्कुल अपने आप को तगड़ा कर लेंगे। और जब ठंडक का मौसम आएगा तो शीत निष्क्रिय हो जाएंगे, सो जाएंगे और वो सोते रहेंगे पूरे ठंडक, और उसी जो उनके अंदर फैट का ऊर्जा रहता है उसी से जिंदा रहेंगे, और जब तक वो ठंडक खत्म होगा सब दुबले पतले हो जाते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं। छिपकलियों में भी ऐसा होता है? नहीं, छिपकलियों में ऐसा नहीं होता, थोड़ी बहुत रहते हैं, उतने नहीं होते हैं। तो शीत ऋतु में क्या खाते हैं? जैसे अब जो सांप है वो भूखा तो रहता नहीं होगा, थोड़ा बहुत अपना करते होंगे, लेकिन ये है कि उस दरमियान उनकी भूख कम लगती है। निष्क्रिय मतलब एंजाइम्स जब सक्रिय नहीं रहेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगा, भूख भी लगता है एंजाइम्स की वजह से, किसी को गुस्सा आती है तो भी एंजाइम्स की वजह से, प्यार आता है तो एंजाइम्स की वजह से। तो जब ये एंजाइम्स स्रावित ही नहीं होंगे तो ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगा, ना गुस्सा आएगा, कुछ नहीं आएगा, आप सब सोओगे। इसी को क्या कहते हैं, जैसे फीवर होने पे आदमी दवा खा के सोता रहता है क्योंकि उसके एंजाइम्स क्या निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो लोग भी जो है एक तरह से कहीं भूख प्यास लगना बंद हो जाता है, वो बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं और वो कमजोर हो जाते हैं। जब वो सक्रिय होते हैं तो वो खाते पीते भी हैं, खूब घूमते फिरते भी हैं। ऐसे ही आपके जीव जंतु अपने आप को जिंदा रखने के लिए करते हैं, इसी को कहते हैं अनुकूलन। ग्रीष्म निष्क्रिय भी जीव हैं आपके बहुत सारे हैं, खास करके मनुष्य जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पे अमेरिका में कछुए पाए जाते हैं, ये गर्मी में निष्क्रिय हो जाते हैं। मगरमच्छ और सैलामंडल ये बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप देखेंगे दलदल में ही रहते हैं। हालांकि देखिए उभयचर प्राणी है, ये स्थल भी पर भी रह सकते, लेकिन ये स्थल तो इस समय नहीं दिखाई देंगे आपको गर्मियों में। और आपके जो गिरगिट है, घोंघे हैं, कछुए हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, उस समय नहीं दिखाई देंगे, उस समय ये क्या होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। और ये जो आपका निष्क्रियता का गुण है किसमें पाया जा रहा है, इसी विषम तापियों में, यानी कि विषम तापी ही शीत निष्क्रिय और जो है ग्रीष्म निष्क्रिय होते हैं। सम तापियों में ये देखने को बहुत कम मिलता है, रेयर देखने को मिलता है। कुछ ही जीव हैं जो समतापी होने के बावजूद भी अपने आप को जो है इस तरह की निष्क्रियता दर्शाते हैं, अन्यथा नहीं देखने को मिलता। एक बात और याद रखेंगे, सारे जीव शीत निष्क्रिय या ग्रीष्म नहीं हो सकते। जैसे जो ठंडक के इलाके में है वो शीत निष्क्रिय होंगे, क्योंकि 6 महीने की वहाँ पे ठंडक आ जाती है तो उन्हें 6 महीने या कहीं 4 महीने निष्क्रिय रहना पड़ता है। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, रेगिस्तान वगैरह है, वो ग्रीष्म के प्रति निष्क्रिय होंगे, वो शीत के प्रति नहीं होंगे। यानी कि कुछ जीव ऐसे होंगे जो शीत के प्रति निष्क्रिय होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ग्रीष्म के प्रति निष्क्रिय होंगे, और कुछ जीव ऐसे होंगे जो ऐसे जगह पे होंगे जैसे भूमध्य रेखा के आसपास, तो वहाँ पे ना तो आपको शीत निष्क्रिय जीव मिलेंगे और ना ही ग्रीष्म जो है निष्क्रिय मिलेंगे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बदलता ही नहीं, वर्ष भर समान रहता है। ये जो देखने को मिलेगा या तो ध्रुव पर मिलेगा तो शीत निष्क्रिय मिलेंगे, रेगिस्तानी बेल्ट में मिलेंगे तो ग्रीष्म निष्क्रिय मिलेंगे। भूमध्य रेखा के पास ऐसे कोई गुण वाले जीव आपको नहीं मिलेंगे, और बाकी जो इंसान है वो सभी जगह मिलेंगे, वो कभी निष्क्रिय नहीं रहते, क्योंकि वो अपने जो है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए अपने कपड़े और बाकी चीज़ों की व्यवस्था कर लेते हैं, इसीलिए आप लोगों के अंदर निष्क्रियता नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग या तो ग्रीष्म निष्क्रिय होते या तो शीत निष्क्रिय। 6 महीने खाते और 6 महीने सोते, 6 महीने काम करना पड़ता और 6 महीने बिना काम के बिंदास रहना पड़ता। कितना अच्छा रहता अगर हम लोग भी इसमें होते तो आपकी आयु समझ में आ गया होगा विषम तापी और समतापी। हाँ, ये जो आपके विषम तापी है या असमतापी है इनको जरा देख लीजिए, क्योंकि असमतापी में भी आप देख रहे हैं कि कुछ जो है वो शीत है, कुछ ग्रीष्म है, लेकिन ये दोनों क्या कहला रहे हैं, विषम तापी कहला रहे हैं। तो जो आपके विषम तापी हैं इसमें आप देखेंगे तो जो कशेरुकी वाले जीव हैं, यानी कि जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, उसमें आपके हैं सांप है, छिपकली है, कछुआ है, मगरमच्छ है और गिरगिट है। और आप देख रहे हैं कि ये लगभग दोनों में मिला के मिल रहे हैं, यानी कि विषम तापी में क्या हो गए, ये दोनों आ गए। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके जो उभयचर वर्ग के हैं, लेकिन देखिए कंफ्यूजन कहाँ होगा, जब पूछेगा शीत निष्क्रिय तो आप जान रहे ये सारे जो है विषम तापी हैं, लेकिन इसमें से शीत कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए, ग्रीष्म कौन कौन से ही ये पता होना चाहिए। हालांकि ये सब क्या है, विषम तापी है आपके। उभयचर वर्ग में जो है आपका मेढक है, सैलामेंडर है, ये दोनों आपके क्या है, विषम तापी है। मत्स्य वर्ग में आप
के लाइंगर फिश है जो अफ्रीका में पाया जाता है, ये भी आपका जो है विषमतापी है। साथ ही घोंघा, केकड़ा, ऐसे जो झींगे वगैरह, ऑक्टोपस, ये सब भी है। आपका जो समतापी है, इसमें आप जानते हैं ज़्यादातर स्तनधारी और जो पक्षियाँ होते हैं ये आपके समतापी होते हैं। ये हर मौसम में अपने आप को जो है सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि आपके अपवाद हैं, समतापी होते हुए भी ये निष्क्रियता को दर्शाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो समतापी हैं लेकिन फिर भी वो निष्क्रिय हो जाते हैं। उसमें आपका है धरातलीय गिलहरी है, और इसके अलावा जो है ड्वार्फ है, लेमूर है, और जो चमगादड़ है ये भी आप जानते हैं क्या है, स्तनधारी जीव है। इसको फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फॉक्स के जैसा दिखता है इसीलिए इसे फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। और ये स्तनधारी जीव होते हैं भी क्या है, निष्क्रियता को दर्शाता है, तो ये भी अपवाद है आपका। चमगादड़ है, काला भालू और ध्रुवीय भालू ये भी आपके स्तनधारी होते हैं, लेकिन ये भी क्या करते हैं, निष्क्रियता को दर्शाते हैं। काला भालू और आपके जो व्हाइट होते हैं ये भी आपके क्या है, ये स्तनधारी होते हुए भी निष्क्रियता को दर्शाते हैं। बाकी जितने भी स्तनधारी होते हैं वो निष्क्रियता को नहीं दर्शाते, वो समतापी होते हैं। हाँ, तो ये मैंने कहा था जल के अभाव में जो जीव रह जाते हैं उसमें कौन कौन से हैं, तो कंगारू चूहा, इसके अलावा आपका ऊँट है, ये सब जो है जल के अभाव में जिंदा रह सकते हैं। जो ठंडक के क्षेत्र में अनुकूलन करने वाले जीव होते हैं वो कैसे कर लेते होंगे, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर के बाल बड़े बड़े होते हैं, वो ठंडक से बच जाते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर में ऐसी प्रोटीन्स होती है जो उन्हें ठंडक से बचाती है, वो प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। ये है आपका हिम न्यूक्लिएटिक प्रोटीन। हिम न्यूक्लिएटिक प्रोटीन होता है, हिम न्यूक्लिएटिक प्रोटीन होता है जो ठंडक से वहाँ के जीवों को बचाता है। ये ऐसा प्रोटीन है जो उन्हें वहाँ पर जिंदा रहने के लिए योग्य बनाता है, इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ठंडक से बचाता है, हिम न्यूक्लिएटिक प्रोटीन, ये उन्हें ठंडक से बचाता है, जो कि उनका तापमान बहुत कम होने के बाद भी अगर शून्य से नीचे यानी कि माइनस में भी अगर टेम्परेचर जाता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता है, वो जी लेते हैं। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जवाब दीजिए, पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ में आया है। पहला है, मरुस्थल क्षेत्र में जलहरास को रोकने के लिए, मरुस्थल क्षेत्र में जलहरास यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए पौधे क्या क्या करते हैं, कूट में बताना है। पहला है कठोर एवं मोमयुक्त पर्ण, दूसरा है लघु पर्ण यानी कि छोटी पत्तियां, और पहला कह रहा है कि कठोर एवं मोमयुक्त पत्तियां, तीसरा कह रहा है कि पत्तियों की जगह पर कांटे, और ऑप्शन में है दूसरा, तीसरा, सिर्फ दूसरा, सिर्फ तीसरा या सभी सभी हो जाएंगे, आपके तीनों हो जाएंगे। मोमयुक्त कठोर जो होंगी वो भी वाष्पोत्सर्जन नहीं करते हैं, दूसरा कांटों में तो तब्दील करते हैं, साथ ही छोटी छोटी पत्तियां जैसे बबूल, छोटी पत्तियों की छोटा आकार होता है, कम वाष्पोत्सर्जन होता है, और भी अन्य जो होते हैं बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं। ये IAS 2018 का क्वेश्चन था, तो ये तीनों हो जाएंगे पौधे, इनमें से तीनों वर्ग करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, कंगारू चूहा। कहाँ पर मिलता है ये, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल, ठीक है। नेक्स्ट है, बताइएगा निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए और आपको इनमें से बताना कौन सा कथन सही है और कूट में बताना है। पहला है, प्रकाश अनुकूलित पौधे उच्च तापमान में भी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा है, प्रकाश अनुकूलित पौधों की श्वसन दर कम होती है। तीसरा है, छाया अनुकूलित पौधों में सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा उपापचयी क्रियाओं की दर कम होती है। सभी सही हाँ, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो प्रकाश अनुकूलित होंगे उनका श्वसन दर ज़्यादा होगा ना, वो भोजन भी बनाएंगे, उनका प्रकाश संश्लेषण भी तेज होगा और उनका
वाले कवक। कवक मूल पोषक तत्वों जैसे कि फास्फेट के तेजी से अवशोषण में सहायता करते हैं। जो जड़ों के में कवक होते हैं वो फास्फेट को अवशोषित करने में मदद करते हैं पौधों की। और दूसरा है शैवाल एवं दीमक दोनों मिलकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। दूसरा सही है, पहला गलत है बच्चा, पहला सही है, दोनों सही है। जो पहला ये भी सही है, दूसरा जो कवक मूल है जड़ों में ही, तो जैसे राइजोबियम, स्यूडोमोनास, इस तरह के जो जीवाणु होते हैं, जो कवक होते हैं वो पाए जाते हैं, और जो खनिज तत्व होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, उनको एब्जॉर्ब करने में ये मदद करते हैं, तो ये सही है। और दूसरा भी सही है कि जो शैवाल होते हैं, शैवाल भी तो पादप है, वो भी तो भोजन के लिए क्या करेंगे, आपके जो समुद्र है, मैंने आपको बताया था जितना स्थल पर सारी चीजें हैं उतना है उससे कहीं ज्यादा चलते हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन देते हैं, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो प्रोटीन युक्त होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध कराते हैं, कुछ शैवाल ऐसे हैं जिनको सलाद के रूप में लोग खाते हैं, कुछ शैवाल ऐसे जिनमें जो है ये जो आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे शैवाल भी भिन्न भिन्न प्रजातियों के हैं और वो अपनी नेचुरल उनका एक गुण होता है। जो आपके यात्री जाते हैं अंतरिक्ष में, वो ऐसे शैवालों को ले जाते हैं जो ऑक्सीजन ही निकालते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, या सिर्फ ऑक्सीजन ही निकालते हैं, उनको अपने यान में रख करके वो ले जाते हैं, ऑक्सीजन की मतलब कमी को पूरा करते हैं। सोचिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। कोई पेड़ पौधा नहीं लेके जाते, बल्कि एक शैवाल होता है जो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा उपलब्ध कराता है। नाम मुझे इसमें याद नहीं आ रहा है, एग्जाम में आ चुका है। हाँ, क्लोरेला, बिल्कुल सही है, क्लोरेला शैवाल, ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध कराता है, इसको अंतरिक्ष यात्रियान में लेके जाते हैं। तो आपके शैवाल क्या चीज़ ऑक्सीजन की कमी को ये उपलब्ध कराता है। यान के अंदर जो है ना ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है कि इंसान उतना वहाँ पे जितना आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो सहन कर सकता है, उतना वहाँ पर टेम्परेचर बनाया जाता है, उतना वहाँ पर वायु दाब उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि जितना वायु दाब आपको चाहिए उससे ज़्यादा वायु दाब आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, और उससे कम वायु दाब होगा तो भी आपकी नसें फट जाएंगी। तो उस यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री रहते हैं और उसके बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे वो लोग सूट पहन के निकलते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर और वो जो वायु दाब है वो मेंटेन रहे, क्योंकि आपके अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है कि जो आपका वायु दाब और आपका टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। इसीलिए आप देखेंगे वो पूरी तरह से पैक्ड होकर के सूट पहन करके बाहर निकलते हैं वायु दाब और इन्हीं सब चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए। और इसी तरह का वहाँ की संरचना बनाई जाती है, यानी कि वायुयान के अंदर वो वायु दाब वो टेम्परेचर उनको मेंटेन कराया जाता है, तभी वहाँ वो रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते। तो वहाँ पे रहना भी अपने आप में मुश्किल है। इतना सब कुछ होते भी आप देखेंगे कि यान में भी वो लोग क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, हवा में रहते हैं वो लोग, तैर करके आते जाते हैं, तैरते तैरते वो सोएंगे, वैसे ही वो चलेंगे, वैसे ही वो बैठेंगे, उनका सब कुछ ऐसे होता है। अगर उन्हें बैठना है तो उन्हें बेल्ट लगाना पड़ेगा, अन्यथा वो बैठ नहीं सकते सामान्य रूप से। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी वहाँ जो है वो अंतरिक्ष का सारा जो गुण होता है पाया जाता है, लेकिन वो मोस्टली आप देखेंगे वो सूट में रहते हैं, वो सूट उनके वायुदाब को और इन सब चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका कि माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध के उदाहरण है। सहजीवी भी जानते हैं ना, साथ साथ जीना। तो ये कह रहा है कि कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच का जो है रिश्ता है, या कवक एवं शैवाल के बीच का है, या आपके बैक्टीरिया तथा पौधों की जड़ों के बीच का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला है ना जो आपका माइकोराइजा है, ये कवक तथा जड़ के बीच का जो संबंध है यही जो है दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस जीव में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती। बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा। क्वेश्चन है कि किस जीव में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती है। चमगादड़, कंगारू, चूहा, गिरगिट। गिरगिट में क्या पाया जाएगा, ऐसे ही गलती हो जाएगा क्योंकि दोनों भी समतापी हैं और आपने दोनों को भी समतापी में पढ़ रखा है, और फिर आप एग्जाम में जाएंगे ग्रीष्म वाले को शीत में कर देंगे, शीत वालों को ग्रीष्म में कर देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया है कि हैं दोनों भी समतापी, लेकिन दोनों में अंतर होता है, इसको ध्यान देना।
निम्न में से कौन सा असमतापी प्राणी नहीं है, यानी कि वो क्या है, समतापी है। ऑप्शन में है गिरगिट, मेढक, सांप, पक्षी। पक्षी नहीं होती है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना आप देख सकते हैं, यानी कि वो शीत निष्क्रिय होगा। पहला है चमगादड़, दूसरा है भालू और तीसरा है कृंतक रोडेंट, यानी जैसे जो कुतरने का काम करता है। बस 3 ही ऑप्शन है, तुम्हें बताना है। तीनों सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। आपके चमगादड़ भी शीत निष्क्रिय है, आपके भालू भी हैं और आपका जो कृंतक या रोडेंट है ये भी है। नेक्स्ट है आपका शीत निष्क्रियता, अच्छा नहीं हो गया। नेक्स्ट है कुछ हिम परिवर्जन प्राणी ग्लिसरॉल या प्रतिहिम प्रोटीन को जमा देते हैं, जो कि उनके शरीर के द्रव पदार्थ को क्या करता है। क्वेश्चन है कुछ हिम परिवर्जन प्राणी ग्लिसरॉल या प्रतिहिम प्रोटीन को जमा देते हैं, जो कि उनके शरीर के द्रव पदार्थ को क्या करता है, हिमांक से नीचे ले आता है या हिमांक से ऊपर ले जाता है, या इनमें कोई प्रभाव नहीं डालता, या इनमें से हिमांक से नीचे ले आएगा, यानी कि वो माइनस से नीचे ले आता है। उसके बाद का जो वहाँ का टेम्परेचर होगा उनको प्रभावित नहीं करेगा। वो बॉडी की गर्मी को नहीं बढ़ा देता, बल्कि वो गर्मी जो रहती है यानी कि माइनस के नीचे बना के रखता है, उससे ज़्यादा ना कम होने देगा और ना उससे, क्योंकि ध्रुवों पर तो हमेशा माइनस में ही टेम्परेचर होता है। वहाँ पे आप देखेंगे कभी प्लस में, मानते कभी सूर्य की किरणें जाती हैं तो थोड़ी गर्मी बढ़ती है, अन्यथा जब माइनस के नीचे रहता है तभी आपका बर्फ वगैरह बनता है। तो वहाँ पे माइनस के नीचे बहुत ज़्यादा चला जाता है, कभी माइनस के आसपास रहता है। तो ये क्या करते हैं, हिमांक के नीचे ले आते हैं, उसके बाद जो है उसके ना नीचे बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा और ना ही उसके बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, तो वहाँ पे वो बहुत आराम से रह लेते हैं। आप देखेंगे वहाँ के जो बर्फ होते हैं उसी बर्फ में उनका घर होता है, उसी बर्फ में उनका खाना पीना होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनको दिक्कत नहीं होता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं दर्शाता है, ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं दर्शाता। ऑप्शन में है आपका मगरमच्छ है, सैलामेंडर है, केचुआ है और चमगादड़ है। ये क्या है, शीत निष्क्रियता को दर्शाता है, ये ग्रीष्म को नहीं दर्शाता है। बाकी सब आपके क्या है, ग्रीष्म को दर्शाते हैं। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन से हैं जो ग्रीष्म निष्क्रिय है और कौन से जो आपके शीत निष्क्रिय है, और ये दोनों किस में आएंगे, विषमतापी में आएंगे। और अगर कहीं पूछ ले किस तरह के जीव कहाँ पाए जाएंगे, तो शीत निष्क्रिय ठंडे क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलेंगे। ग्रीष्म निष्क्रिय आपके जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलेंगे, या जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होगा, खास करके मरुस्थल के क्षेत्र का ही होता है। लेकिन अगर कहें कि 0 डिग्री के आसपास कौन से निष्क्रिय प्राणी मिलेंगे, तो कोई निष्क्रिय नहीं मिलेंगे, ना तो ग्रीष्म मिलेंगे और ना ही शीत मिलेंगे। यहाँ जो होंगे वो, क्योंकि मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मगरमच्छ नहीं होंगे या यहाँ पर छिपकली चमगादड़ मच्छर नहीं होंगे, सब रहते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हाई होता है कि ग्रीष्म निष्क्रिय हो जाए, और ना ही बहुत लो होता है कि वो शीत निष्क्रिय हो जाएंगे। यानी कि दोनों प्रकार की प्रजातियाँ आपके 0 के आसपास पाई जाएंगी। जो ध्रुवों पर होंगे वो जीव भी मिलेंगे या उनकी प्रजातियाँ भी मिलेंगी, और जो आपके कर्क रेखा मकर रेखा के आसपास होंगे वो प्रजातियाँ भी वहाँ पे मिलेंगी 0 के आसपास, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ना बहुत हाई होता है ना बहुत लो होता है। इसीलिए तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, क्योंकि धरती की सबसे विचित्र जो प्रजातियाँ हैं वो आपको 0 के आसपास ही देखने को मिलती हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो आज के लिए रहने दें फिर।